तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका सोशोलॉजी का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका समाज शास्त्र का विषय है, इसका जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है 8 अक्टूबर को। जी हाँ बच्चों, 8 अक्टूबर 2025 को जो आपका सोशोलॉजी का मिड टर्म का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये सैम्पल पेपर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों, बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये हमारा सोशोलॉजी का सैम्पल पेपर सीरीज़ का पहला वीडियो है, यानी कि पहले सैम्पल पेपर का वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से कम 2 से 3 सैम्पल पेपर का वीडियो और आपके लिए अपलोड कर दूं, और साथ ही साथ वन शॉट का वीडियो, जी हाँ बच्चों, वन शॉट का वीडियो भी अपलोड कर दूं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बता दूं सोशोलॉजी के, तो आप इस वीडियो पर कम से कम यहाँ पर 700 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगर आप 700 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट करवा देते हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 2 से 3 सैंपल पेपर ला दूंगा मैं आपके लिए, और वन शॉट का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 250 कमेंट कर सकते हैं। क्या कमेंट करना है कि यस सर, ठीक है, हमें यहाँ पर और वीडियोस चाहिए। हार्ट वाले इमोजी के साथ आपको कमेंट करना है, याद रखिएगा। ठीक है, या तो हार्ट वाला या फायर वाला जो इमोजी आता है ना, इस तरह से, तो उसके साथ आप कमेंट कर सकते हैं। 250 कमेंट आपको कंप्लीट करवाना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, जिसको हिंदी में आप समाज शास्त्र विषय भी कहते हैं। सोशोलॉजी का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, और मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। बात करें एक बार हम अपने पेपर पैटर्न की, तो देखिए जो आपका सोशोलॉजी का पेपर होगा वो 4 खंडों में बांटा गया होगा, यानी कि 4 सेक्शंस में बटा होगा, सेक्शन ए बी सी और डी करके। जो आपका खंड क रहेगा, ठीक है, देखिए एक चीज़ और, 4 खंडों में जो टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो 35 होंगे, यानी 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब आगे बताया गया है जो आपका खंड क यानी सेक्शन ए रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे, और उसके साथ साथ एक एक नंबर के भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, प्रश्न के अनुसार एक उत्तर हो सकता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। ओवरऑल बोलूं तो सेक्शन ए में एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपका सेक्शन बी यानी खंड ख रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के होने वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रकार के। ठीक है, और ये दो दो नंबर के होंगे। इनका आंसर आपको 30 शब्दों से अधिक में नहीं देना है, 30 वर्ड्स की यहाँ पर वर्ड लिमिट लगाई गई है। जो खंड ग रहेगा आपका यानी सेक्शन सी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 32 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 4-4 नंबर के रहेंगे, और इनका आंसर आपको 80 शब्दों से अधिक में नहीं देना है, 80 वर्ड्स की यहाँ पर वर्ड लिमिट लगाई गई है बच्चों। ठीक है, जो आपका लास्ट वाला सेक्शन रहेगा यहाँ पर सेक्शन डी बोले तो खंड घ, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के 35 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रकार के रहेंगे, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये 6-6 नंबर के रहेंगे, इनका आंसर आपको 200 से अधिक शब्दों में नहीं देना है। ठीक है, तो ये वर्ड लिमिट यहाँ पर लगाई गई है। जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33वां रहेगा, ठीक है, इसका उत्तर दिए गए ग्राफिक्स की मदद से आपको देना है, ये चीज़ यहाँ पर स्पेशली मेंशन की गई है। ठीक है, सेम यही चीज़ आपका इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहेगा। अगर आप इसको इंग्लिश मीडियम में सेपरेटली रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका 8 अक्टूबर 2025 को सोशोलॉजी का मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनके आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि यह पहचान जन्म तथा जो है सो कि अपनेपन पर आधारित होती है, न कि किसी अर्जित योग्यता या उपलब्धि के आधार पर। इस पहचान को हम डैश नाम से पुकारते हैं, तो सामुदायिक पहचान के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, किस नाम से पुकारते हैं बच्चों? सामुदायिक पहचान के नाम से। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि द आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन बर्थ एंड बिलोंगिंग, नॉट ऑन एनी एक्वायर्ड एबिलिटी और अचीवमेंट, वी कॉल दिस आइडेंटिटी बाय द नेम कम्युनिटी आइडेंटिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण है भारत। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी। आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर आपको कई सारे स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यूपी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया। इस तरह से कई सारे राज्यों से मिलकर के एक हमारा प्यारा भारत बना है। ठीक है, और हमारे प्यारे भारत के अंदर ये जो कई सारे राज्य है ना, यहाँ पर आपको सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलेंगी। यानी कि आप देखेंगे तो उत्तराखंड में पहाड़ी लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ज्यादातर, जो कि क्या है कि उनका संस्कृति सभ्यता अलग है एक तरह से। आप बिहार में देखेंगे तो वहां पर आपको अलग तरह के लोग देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे तो उनकी भाषा अलग है, उनका कल्चर अलग है। ठीक है, तमिलनाडु साइड में, साउथ साइड में अगर नीचे साइड जाएंगे तो उनका कल्चर वगैरह अलग है। तो ये यही सब मिल करके, यही सारी चीजों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो यहाँ पर बोला जाता है कि भारत जो है ना विविधताओं में एकता भरा देश है। यानी कि सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो भारत के अंदर देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो भारत है, मतलब ये ऑप्शन कह रहा हूं, यहाँ पर जो आंसर आपका भारत है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इज इंडिया। तो इंडिया एक एग्जांपल है कल्चरल डाइवर्सिटी का। यहाँ पर तरह तरह के कल्चर आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों कि ये कानून किसी राज्य विशेष के नागरिकों को एक ही समय में एक दूसरे राज्य का नागरिक बनने की इजाजत देते हैं। इस कानून को डैश कानून कहते हैं, तो दोहरी नागरिकता कहते हैं। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ राज्य से मतलब है एक देश से। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता होगी, डुअल सिटीजनशिप होगी, तो वो इंडिया का भी नागरिक हो सकता है। ठीक है, और मान लीजिए यूएस है, अमेरिका है, वहां का भी नागरिक हो सकता है। ठीक है, हालांकि भारत जो है वो दोहरी नागरिकता को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन कई सारे देश सपोर्ट करते हैं। तो जिसके पास अगर डुअल सिटीजनशिप होगा, ठीक है, तो वो दो देशों का नागरिक हो सकता है। जैसे आप अभी किस देश के नागरिक है? आप भारत के नागरिक है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको चाहिए कि आप अमेरिका के भी नागरिक हो और भारत के भी नागरिक हो, तो आपके पास दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। लेकिन भारत में इस चीज को नहीं माना जाता है, अन्य कई देश है जो इसको अलाउ करते हैं। ठीक है, दोहरी नागरिकता को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि दिस लॉ अलाउ द सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट टू बिकम सिटीजन ऑफ अनदर स्टेट एट द सेम टाइम, दिस लॉ इज कॉल्ड डैश लॉ। तो डुअल सिटीजनशिप इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन 1 नंबर के लिए है। चौथे का ए में क्या पूछ रहा है कि इस दर का अर्थ है बच्चे पैदा कर सकने की आयु, जो आमतौर पर 15 से लेकर 49 वर्ष की मानी जाती है, और वाली 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या इस दर पर को डैश कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो रेट है ना, इसको एक तरह से हम लोग मानते हैं कि ये एक ऐसा यूनिट है ना जिससे कि हम लोग देख सकते हैं कि कितने बच्चे पैदा हुए हैं कितने स्त्रियों पर। ठीक है, तो ये क्या किस रूप में दिखाया जाता है? जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे आलू लेने के लिए, क्या लेने जाएंगे आप? आलू लेने के लिए जाएंगे मार्केट में, तो क्या बोलेंगे कि भाई मुझे 1 केजी आलू दे दे, ये बोलेंगे। ये थोड़ी ना बोलेंगे कि 1 लीटर आलू दे दे, ऐसा बोलेंगे आप 1 लीटर आलू दे दे? वो बोलेगा अरे पगला गया है क्या? ठीक है, तो वहां पे आप 1 लीटर आलू नहीं मांगेंगे, वहां पर क्या मांगेंगे? 1 केजी आलू मांगेंगे, यानी 1 किलो आलू मांगेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से जो यहाँ पर जो कि प्रजनन दर जो है ना, उससे पता चलता है कि 1000 स्त्रियों पर जो बच्चे हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको मेजर करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि दिस रेट मींस द नंबर ऑफ लिव जो कि बर्थ पर यूनिट ऑफ 1000 वुमेन ऑफ child being age generally assumed to be 15 to 49 year old. This rate is called, क्या इसको बोला जाता है? तो फर्टिलिटी रेट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि 1000 स्त्रियों पर बच्चे कैसा पैदा हो रहे हैं, और जहां का फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, वहां की आबादी ज्यादा होगी। जैसे इंडिया में आप देखेंगे तो फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा है। अमूमन एक जो माता पिता होते हैं उनके 2 या 2 से अधिक बच्चे तो होते ही हैं। ठीक है, ये चीज है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के आगे अगर हम लोग चले तो यहाँ पर आपको एक अथवा वाला क्वेश्चन दे दिया है, एक चॉइस में क्वेश्चन दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि भारत में जनगणना वर्ष डैश में शुरू हुई थी। जो भारत के अंदर जनगणना हुई थी, सेंसस जिसको आप कहते हैं,
सेंसस वो कब शुरू हुआ था, तो 1881 के अंदर 81 के अंदर जो है इंडिया के अंदर सेंसस यानी जनगणना वो शुरू हुई थी। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि सेंसस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1881 यानी 1881। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे आ जाए तो अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बोल रहा है यहाँ पर कि जो दिया गया आपका कथन है, ठीक है, उसको सही या गलत के रूप में बताना है आपको, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको या तो आपको ट्रू बोलना है या फॉल्स बोलना है। ठीक है, जैसे आपको बोलेगा कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ये क्या है, ये सही है। वहीं आपसे बोल दे कि भारत की राजधानी पश्चिम बंगाल है, तो ये अभी के परिदृश्य से गलत हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो अब आपसे यहाँ पर स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको सही या गलत, ट्रू या फॉल्स में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ हमसे कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों या जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जो है जन्म दर कहलाती है। तो इसका आंसर होगा सही, ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, यही आपका जो स्टेटमेंट है इंग्लिश में इस तरह से आएगा कि द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर इज कॉल्ड द बर्थ रेट। तो करेक्ट है ये हमारा, यानी कि ट्रू है बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि पराश्रितता अनुपात कार्यशील वर्ग के साथ आश्रित वर्ग का अनुपात है। तो ये चीज गलत है आपका। ठीक है, यही चीज आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डिपेंडेंसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ वर्किंग क्लास टू डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, तो रॉन्ग है ये आपका। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है कि भारत में जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है। ठीक है, तो ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जनगणना कब होती है, लेकिन ये नहीं किया था कि कब होती है। तो हर 10 वर्ष के बाद होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर 10 साल में जनगणना होती है। जैसे 2000 आपका 1 में हुआ था। ठीक है, 2001 के बाद कब हुआ, 2000 आपका 11 में हुआ। उसके बाद आप देखेंगे तो जो 2011 में हुआ 2021 में होना था, लेकिन क्या हुआ 2021 के आसपास कोरोना चल रहा था इसलिए नहीं हुआ था। तो इस तरह से आप इसका सही लिख देंगे कि ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यही आपका स्टेटमेंट इंग्लिश में आएगा कि सेंसस इन इंडिया इज हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर। तो ये करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस द्वारा गढ़ा गया था। तो ये सही है आपका बच्चों। ठीक है, माल्थस द्वारा ही गढ़ा गया था, ये इंग्लिश में आएगा। तो द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज कॉइन्ड बाय माल्थस। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्णों की संख्या 4 है जबकि जातियों की संख्या हजारों में है। ठीक है, यानी कि आपको वर्ण जो देखने को मिलेंगे बच्चों, ये 4 वर्ण देखने को मिलेंगे। पहला होगा आपका ब्राह्मण, दूसरा हो जाएगा आपका शूद्र, तीसरा हो जाएगा आपका क्षत्रिय और चौथा हो जाएगा आपका ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे आएगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो इस तरह से 4 वर्ण होते हैं। जबकि आप जाति देखेंगे ना तो जाति 3000 से भी ज्यादा जातियां देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट बात बोल रहा है। ठीक है, और आगे चले तो यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि द नंबर ऑफ वर्ड्स इज 4 विल द नंबर ऑफ कास्ट इज इन थाउजेंड। ठीक है, तो करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला होगा, यानी कि आपको क्या करना है उसमें सही उत्तर चूज करके उसके अंदर फिल करना है। इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो खाली स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन खाली स्थान में क्या पूछ रहा है कि जाति का आधार डैश है। ठीक है, तो जन्म जाति का आधार है। मान लीजिए कोई जो है पंडित है, क्या है, पंडित है कोई, जैसे मैं पंडित हूं भाई। ठीक है, मैं ब्राह्मण हूं। ठीक है, तो जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे अपने पैदा होने के साथ साथ ही अपने माता पिता का नाम मिल गया, मतलब अपने पिता का नाम मिल गया। तो मेरे पिताजी की जो जाति होगी, ठीक है, उसी आधार पर जब मैं पैदा हुआ तो मुझे मेरी जाति मिल गई। जैसे मेरे नाम के पीछे झा लगता है, जयप्रकाश झा लगता है, उसी प्रकार से आपके नाम के पीछे भी कुछ सरनेम लगता होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जाति मिला है। किस आधार पर मिला है, जन्म के आधार पर। आप जिस भी जाति में पैदा होंगे आपको वही जाति मिल जाएगा, चाहे आप ब्राह्मण कुल में पैदा होते हो, क्षत्रिय कुल में पैदा होते हो, ठीक है, या क्षत्रिय वैश्य हो या शूद्र हो, किसी भी कुल में किसी भी उसमें पैदा होते हो, आपको जन्म के आधार पर आपका क्या मिल जाएगा, जाति मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि कास्ट बेस्ड इज बर्थ, यानी कि जन्म के आधार पर जो कास्ट है वो मिल जाता है, उसको जो है सो कि दे दिया जाता है। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वें के ए में पूछ रखा है कि जाति व्यवस्था में विवाह संबंधी नियम डैश होते हैं, कठोर होते हैं, आसान होते हैं, या फिर आपका कह लीजिए मध्यम होते हैं, ठीक है, मीडियम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कठोर होता है। जाति व्यवस्था में अगर हम लोग विवाह के संबंधी नियमों को देखें ना तो काफी कठोर नियम होते हैं जाति व्यवस्था के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे कि कोई आपका पंडित है, ठीक है,
तो वो देखेंगे कि जल्दी किसी निचली जाति से शादी नहीं करेगा, वो चाहेगा कि मैं पंडित से ही शादी करूं, ठीक है। हालांकि आज के टाइम पे मायने बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, लेकिन ज्यादातर जाति व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर विवाह के संबंध में नियम कठोर है, तो वो अपनी जाति में शादी करेगा, ये कॉमन सी चीज है। और भी उसको 50 तरह की चीजें देखनी पड़ती है, गोत्र देखना पड़ता है कि गोत्र कौन सा है उसका, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती है। तो आई होप कि इस तरह से एक ही गोत्र में शादी भी नहीं हो सकता, ये सारी चीजें आप हो सकता है लिख सकते हैं, ठीक है। खैर वो तो मतलब जब लॉन्ग में आएगा तब इस तरह से लिखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, या पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि मैरिज रूल्स इन द कास्ट सिस्टम आर हार्श, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हार्ड या हार्श भी आप इसको कह सकते हैं। आगे चले तो 11वें के बी आ गया है, यानी कि यहाँ पर आपको एक चॉइस दे दिया है 11वें क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके चॉइस में देखिए किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रखा है बच्चों कि डैश द्वारा प्रबल जाति की अवधारणा दी गई थी। तो एम एन श्रीनिवास जी द्वारा क्या दिया गया था, प्रबल जाति की अवधारणा जो थी वो दी गई थी बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेट कास्ट वाज गिवन बाय एम एन श्रीनिवास, ठीक है, इस तरह से डोमिनेट, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 12वां क्वेश्चन कि जाति जन्म से निर्धारित होती है। एक बच्चा अपने माता पिता की जाति में ही जन्म लेता है, जाति कभी चुनाव का विषय नहीं होता है। ये कुछ बातें बता दिया। अब यहाँ पर एक आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया कि जाति हमें डैश द्वारा प्राप्त होती है, तो अभी हमने सेम यही क्वेश्चन डिस्कस किया। देखिए बच्चों, जन्म के द्वारा प्राप्त होती है, तो कई बार क्या होता है ना कि सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आंसर लिख देना है, आपको नंबर वहां मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में किस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया है। आंसर आपका वही होगा कि कास्ट आपको कैसे मिलता है, बर्थ के उस बेसिस पे मिलता है, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके आगे चले तो फिर से आ गया हमारा यहाँ पर कि कथन जो है, फिर से नहीं आया, ये थोड़ा अलग है कि कथन सही करें, यानी कि आपको ये जो स्टेटमेंट है ये सही करके लिखना है, ठीक है। अभी तक हमारा क्या ऊपर हमने चर्चा किया था या डिस्कस किया था कि जो आपका स्टेटमेंट दे रखा था उसको ट्रू या फॉल्स के रूप में बताना था, लेकिन अब आपको बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट करके स्टेटमेंट को लिखना है, कथन को लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप से दे रखा है और कैसे आपको आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन इस टाइप का कि जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था नहीं है। तो भाई जाति जो है ना एक बिल्कुल भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। आप देखेंगे तो ऊंची जाति वाला नीची जाति के साथ बैठना ही पसंद नहीं करता था पहले, ठीक है, हालांकि अब जो है मायने बदल गए हैं। तो ये चीज आपका गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपको सही करके कैसे लिखना है, बस यहाँ पर है लगा देना है, ठीक है। जैसे कि जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, ये नहीं हटा देना है, तो बिल्कुल आपको एक नंबर मिल जाएगा इस तरह से। सेम यही क्वेश्चन इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कास्ट इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा कि बिल्कुल ये है, ठीक है, ये नॉट हटा दीजिएगा। यहाँ पर कास्ट जो है एक ऐसी भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, डिस्क्रिमिनेटरी व्यवस्था है, जिससे कि लोग जो है ना एक दूसरे को हीन मानने लग जाते हैं, कमजोर और छोटा मानने लग जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 14वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सती प्रथा का विरोध रानाडे ने किया था, ठीक है, तो ये गलत है। राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा क्या होता है ना, इसमें क्या होता था पहले के टाइम पे, ये एक बिल्कुल खराब प्रथा थी जिसको मैं भी खराब मानता हूं। इसमें क्या होता था ना कि एक पति है आपका और एक आपका पत्नी है, क्या है, पत्नी है, इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। तो क्या होता था, पति अगर मर गया तो पति की जब लाश जलाने जाते थे, वहां पर जब लाश जल रहा होता था तो उसी पर पत्नी को बैठा देते थे और बोलते थे कि तुम सती हो जाओ, अपने पति के साथ ही भगवान के पास चले जाओ, बेशक तुम जिंदा हो, ठीक है, भगवान, ठीक है, माफी चाहूंगा, भगवान, ठीक है, तो भगवान के पास चले जाओ। तो वो क्या करते थे, जब पति मर जाता था तो उसकी चिता पर ही पत्नी को जला दिया जाता था, ठीक है। तो इसका विरोध जो है ना रानाडे ने नहीं किया था, इसका विरोध किया था उस टाइम पे राजा राम मोहन राय जी ने किया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट करेक्ट करके लिखना है। सेम यही आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि रानाडे अपोज द जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ सती, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। राजा राम मोहन राय ने अपोज किया था द प्रैक्टिस ऑफ सती को, ठीक है, अपोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15वां क्वेश्चन कि भारत की अधिकांश आबादी शहरों में रहती है, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आप आज भी देखेंगे तो इंडिया की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो गांव में निवास करती है, गांव में रहना पसंद करती है, ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि मेजोरिटी ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन लिव इन सिटीज, तो गलत है, मेजोरिटी ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, ठीक है। तो गांव में रहना आज करके आज के टाइम पे भी आप देखेंगे 2022 जो है खत्म होने को आया है,
ठीक है, और अभी भी ज्यादातर जो आबादी है वो गांव में रहती है भारत की, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है उसको देख लीजिए कि भारतीय समाज जो है वो स्त्री प्रधान रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। भारतीय समाज जो है ना वो पुरुष प्रधान रहा है, यानी कि पुरुषों को ही हर चीज के लिए आगे करते थे। कोई काम करना है पुरुष जाएगा, महिला नहीं जाएंगी, ठीक है। बाहर काम करने जाना है, घर के लिए पैसा कमा करके लाना है, तो वहां पर कौन जाएंगे, वहां पर पुरुष जाएंगे, महिलाएं नहीं जा सकती काम करने। वो तो अब आकर के महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं, और जो है धीरे धीरे ये चीजें चेंज होती जा रही है। तो पहले का जो हमारा समाज था, हमारा सोसाइटी था, वो एक तरह से कह सकते हैं मेल जो है उसको डोमिनेट करते थे, ठीक है। मेल को ही यानी पुरुष को ही सब चीजें मिलती थी, महिलाओं को उतने अवसर उतने चीजें नहीं मिलती थी। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से आएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी हैज बीन फीमेल डोमिनेटेड। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है पहले का। यहाँ पर आपको इस तरह से आंसर लिखना है कि इंडियन सोसाइटी हैज बीन मेल डोमिनेटेड, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा यहाँ पर सेक्शन ए बिल्कुल कंप्लीट होता है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, अगला जो खंड है उसको हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ख भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसको आप हिंदी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं। बेसिकली 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि जाति की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। जो कास्ट होता है, जो जाति होता है, उसकी 2 विशेषताएं क्या क्या होती है। 2 खासियत कुछ भी बता सकते हैं, विशेषताएं के अंदर आप खासियत बता सकते हैं कुछ भी, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हैं जन्म से ये निश्चित होता है। जिसको जाति जो मिलता है, जैसे कि कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई वैश्य होता है, कोई शूद्र होता है, तो वो उसको कहां से मिलता है, वो जन्म के साथ ही उसको जाति मिल जाता है कि तुम किस जाति के हो, ठीक है। और विवाह के नियम इसमें देखने को मिलते हैं। जाति के अंदर विवाह के कई सारे नियम होते हैं, कठोर नियम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2 चीजें आप लिख सकते हैं। मैंने आपको सब हेडिंग बता दिया, इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा, ठीक है। जो 30 से 40 शब्दों में आप लिख देंगे, इजीली आपको जो है वो 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको जो लिमिट बताई गई है उसके अंदर ही आपको लिखना है। मैं आपको एक बारी दिखा भी देता हूं, सामान्य निर्देश के अंदर आप दिखा दूं मैं आपको एक बारी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बोला है कि 30 शब्दों के अंदर आपको लिखना है, तो 30 वर्ड्स के अंदर लिख दीजिए। इजीली आपको जो है जो 2 नंबर है वो मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। 30 शब्द कितना होगा, 4 से 5 लाइन या 6 लाइन के आसपास में आपका 30 शब्द हो जाएगा, ठीक है। 30 वर्ड्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा, तो इस तरह से आएगा कि राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। तो फिक्स्ड बाय बर्थ, ये कास्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है बर्थ के हिसाब से, और इसके अंदर मैरिज के लिए यानी कि शादी के लिए कई रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें देखने को मिलता है। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसका चॉइस में देखिए बच्चों किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा है। यहाँ पर आपको ये चीज पढ़ने के लिए दिया है, इसको आपको पढ़ना है और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो आपको बताना है। तो देखिए क्या बता रखा है कि शिशु मृत्यु दर उन बच्चों की मृत्यु की संख्या दर्शाती है जो जीवित पैदा हुए हैं, ठीक है। 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु तक होने से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं, और इस प्रकार मातृ मृत्यु दर उन स्त्रियों की संख्या की है, ठीक है। तो सूचक जो जीवित प्रसूति के 1 लाख मामलों में अपने बच्चों को या कह लीजिए बच्चे को जन्म देते हैं, समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। शिशु और मातृ मृत्यु की ऊंची दरें निसंदेह पिछड़ेपन और गरीबी की सूचक होती हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर लाइनें दी हैं, इसके आधार पर आपको इसके बेसिस पे क्या कह रहा है कि ऊपर दी गई पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर आपसे कि शिशु और मातृ मृत्यु की ऊंची दर के क्या कारण है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। देखता हूं कि कौन सा बच्चा इसका आंसर मुझे बिल्कुल करेक्ट कमेंट करके बताता है। जिसने सही उत्तर इसका बताया उसको मैं हार्ट का सिंबल दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके कि इस बच्चे ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द हाई रेट ऑफ इन्फेंट एंड जैसे कि मैटरनल डेथ, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर, यहाँ पर आप जो है कमेंट करके आपको बताना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जनजातियों के स्थायी लक्षण क्या है। तो उनका क्षेत्र स्थायी होता है, उनकी भाषा जो है वो स्थायी होती है, परमानेंट होती है, उनकी शरीर की जो बनावट होती है जनजातियों की, ठीक है, ट्राइब्स की, वो एकदम स्थायी होती है, वो नहीं बदलती है, ठीक है। जैसे कि कोई सी भी जनजाति आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट आर द परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स। तो रीजन उनका जो होता है, वो क्षेत्र जो होता है, जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वो परमानेंट होता है।
उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनकी भाषा जो होती है वो भी बिल्कुल फिक्स होता है कि भाई वो लोग यही भाषा बोलेंगे। उनका बॉडी का टेक्सचर जो होता है, बॉडी शरीर की जो बनावट होती है वो भी बिल्कुल फिक्स होता है कि कोई काला है, ठीक है, तो वो काला ही रहेगा और उसका जो है सो बॉडी जैसा रहेगा वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब बॉडी की जो बनावट होती है ना, एक तरह से रंग तो बदल भी सकता है लेकिन जो बॉडी की ओवरऑल बनावट है वो वैसी ही रहती है। तो इस हिसाब से आपका इसका आंसर लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन कि जाति और जनजाति में अंतर बताना है आपको। जाति और जनजाति होता क्या है भाई, इसके अंदर आपको अंतर बताना है। तो देखिए जाति क्या होता है, अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। वैसे जाति क्या होता है, शुद्धता और जो है शुद्धता की धारणा पे आधारित होता है। धर्म में विश्वास, लिखित धर्म ग्रंथ मिलते हैं जाति के अंदर, और जाति का एक अधिक्रमित संगठन होता है। लेकिन जो जनजाति होता है आपका, ठीक है, ट्राइब जो होते हैं, यहाँ पर अभी तक हम लोग कास्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइब्स की, जनजाति की। ये क्या होते हैं, नातेदारी पर आधारित सामाजिक संगठन होते हैं, ठीक है। जनजाति का कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं होता, इनका कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं होता। जैसे अगर आप जाति में देखेंगे तो जो हिंदू धर्म से बिलोंग रखता है उसको पता होगा, और सभी को पता है ऑलमोस्ट कि हमारा जो मतलब जो एकदम कह लीजिए आपका पवित्र, ठीक है, पवित्र जो हमारा ग्रंथ है वो क्या है आपका, वो गीता है, ठीक है, गीता है। और वही अगर हम लोग मुस्लिम धर्म की बात करें, इस्लाम धर्म की बात करें, तो वहां पर कुरान आ जाता है ना। तो ये हमारे पवित्र ग्रंथ वगैरह है। लेकिन अगर हम लोग जनजाति की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई जो है इनका धार्मिक ग्रंथ नहीं होता है। जनजाति जो होते हैं ना वो समतावादी संगठन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते थे आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड ट्राइब्स। तो डिफरेंस बताना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट क्या होता है और ट्राइब्स क्या होते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इंग्लिश मीडियम में भी रीड कर सकते हैं बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो प्लीज वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि ये जो सोशियोलॉजी का पेपर था ये बहुत मेहनत लगा है हमें बनाने में। तो जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए और वीडियोस बना सके जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सके। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके आप ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, जिससे कि जो आपकी तैयारी है वो और भी बेहतर तरीके से हो सके बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे आपको इसके अंदर एक चॉइस, एक अथवा देखने को मिलेगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है आप इसको अटेंड कर सकते हैं। इसको चॉइस में देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि जनजातियों का कौन सी अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो अर्जित जो है सो कि कह सकते हैं आजीविका के साधनों के रूप में और हिंदू समाज में उनके शामिल होने की सीमा के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला यही वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां क्वेश्चन कि संस्कृतिकरण की 2 आलोचना लिखना है आपको, ठीक है। एक तरह से ना एक क्रिटिसाइज करना है, जो है सो कि बेइज्जती करना है भाई संस्कृतिकरण का, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि जाति व्यवस्था में अतिशयोक्तिपूर्ण जो है सो कि स्थानांतरण देखने को मिलता है और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो संस्कृतिकरण जो हो रहा है उसके अंदर आप देखेंगे तो जाति व्यवस्था में अतिशयोक्तिपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। और साथ ही साथ आपको महिलाओं के खिलाफ इसके अंदर काफी भेदभाव देखने को मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से आएगा कि राइट टू क्रिटिसिज्म ऑफ जो है सो कि संस्कृतिकरण, ठीक है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ठीक है, संस्कृतिकरण, ठीक है। और यही आपका आंसर यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। इस प्रकार से लिखना है जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है अगेंस्ट किसके, वुमेन्स के अगेंस्ट जो है यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 21वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि विघटनकारी ताकतें कौन सी है, ठीक है। तो विघटनकारी ताकतें जो विघटन करा सकती हैं तो वो करा सकती है सांप्रदायिक दंगे। जब आप देखेंगे सांप्रदायिक दंगे होते हैं
तो कहीं का भी विघटन हो सकता है, विघटनकारी ताकतें होती हैं, ये दरार डाल सकते हैं ये, ठीक है। जातीय नस्लीय दंगे जो होते हैं उसमें भी जगह के अंदर लोगों के अंदर दरार हो सकता है। क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग हो, अगर मान लो कि ये ए जगह है, ये बी जगह है, ठीक है, और यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कि सोच रहे हैं यहाँ वाली आधी जमीन कब्जा लेते हैं, ठीक है, तो उस वो जो कौन लोग होंगे, वो लोग होंगे आपके विघटनकारी होंगे, विघटनकारी ताकतें होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चले, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। आगे चले, इसी के अंदर आपको एक अथवा देखने को मिलेगा, एक चॉइस देखने को मिलेगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके चॉइस में देखिए बच्चों किस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है। इसके चॉइस में ये जो क्वेश्चन पूछा है हमसे कि जनजातीय पहचान को सुरक्षित रखने का आग्रह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको सुरक्षित रखने के लिए दिनों दिन आग्रह बढ़ता ही जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई उसको प्रोटेक्ट करके रखो। किसको प्रोटेक्ट करके रखना है आपको? ट्राइबल्स की आइडेंटिटी को, ठीक है, जो उनकी आइडेंटिटी है उसको। यानी कि आप अगर आप आदिवासी लोगों को देखेंगे तो वो अपनी संस्कृति सभ्यता भूलते जा रहे हैं, वो अपनी पहचान भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है यहाँ पर। तो कैसे प्रोटेक्ट जो है सो कि किया जा सकता है, इसी चीज को आपको समझाना है। तो अपनी संस्कृति को बनाए रखने की इच्छा होनी चाहिए। आदिवासियों में मध्य वर्ग का उदय हो रहा है, ठीक है, आज देखेंगे तो आरक्षण करना चाहिए, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन करना चाहिए ताकि उनका जो है सो कि आइडेंटिटी बनी रहे कि भाई ये आदिवासी है, ताकि भाई जाहिर सी बात है ना, वो ट्राइब आपको देखने को मिलेगा, ट्राइबल आपको देखने को मिलेगा, आदिवासी, तो उसको भी अपना डेवलपमेंट करना है ना, ठीक है, तो उसको अपना डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए रिजर्वेशन किया जाना चाहिए। उनकी संस्कृति जो है उसको बनाए रखने की इच्छा भी होनी चाहिए। आदिवासियों के जो मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि द अर्ज टू प्रोटेक्ट ट्राइबल आइडेंटिफाइड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, रिजर्वेशन वगैरह की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 22वां क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं, यानी अनटचेबिलिटी के बारे में बताना है आपको। अनटचेबिलिटी क्या होता है? पहले के जमाने में बहुत होता था। क्या होता था कि जैसे कोई पंडित है, कोई बड़ी जाति का है, ठीक है, तो वो क्या करता था कि कोई छोटी जाति का है, जैसे कोई चमार है आपका, ठीक है, चमार है कोई बंदा, ठीक है, तो क्या कहता था कि भाई मैं तेरे को छू भी नहीं सकता, मैं तेरे को देखूंगा भी नहीं, ठीक है, इस तरह से। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आपने हिस्ट्री में जो चंडाल लोग हुआ करते थे उनके बारे में तो सुना ही हुआ होगा कि जैसे वो गांव में आया करते थे, ठीक है, तो गांव में उनको देखा भी ना जाए इसलिए उनको बोला जाता था कि आप करताल बजा करके आइए, ऐसा कुछ बोला जाता था, ठीक है। उसी हिसाब से उनको अगर कोई छू ले, नीची जाति वाले को कोई छू लेता था, ऊंची जाति वाला, तो वो बिल्कुल बोलता था कि मैं अपवित्र हो गया, आप तो मेरे को गंगा जल से नहलाना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे को वो करना पड़ेगा, फलाना ढेकना, मतलब एक कुरीतियां थी, एकदम खराब चीजें थी जाति की, ठीक है। तो ये था आपका अनटचेबिलिटी, जिसको आप अस्पृश्यता भी बोलते हैं, यानी कि छुआछूत वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, वो थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है? सामाजिक अधिनियम, ठीक है, और नीची जाति को अशुद्ध माना जाता था, तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। यहाँ पर सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी जो होता है वो लोअर कास्ट के लिए कंसीडर्ड इम्प्योर, जो मतलब अशुद्ध माना जाता है उनको, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण की तुलना कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग है वो पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण की तुलना जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है कि पश्चिमीकरण पश्चिमी मूल्यों को अपनाने के बारे में है, ठीक है, यानी कि जो आप कह सकते हैं वेस्टर्नाइजेशन जो है वो पश्चिमी चीजों को अपनाइए आप, ठीक है, उन चीजों को अडॉप्ट कीजिए। और दूसरी ओर आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण अर्थ है पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण की एक उप प्रक्रिया है, इसीलिए आधुनिकीकरण एक परिवर्तन या संशोधन है जो अतीत और पश्चिमीकरण के संरक्षण की एक कदम प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि हाउ कैन यू कंपेयर वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर इस टाइप से लिखना है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं।
उसके आगे चलें तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा है 2 नंबर में कि संस्कृतिकरण और डिसंस्कृतिकरण के बीच जो संबंध है उनको स्पष्ट करना है आपको। तो मूल रूप से जो संस्कृतिकरण होता है वो उच्च जाति की संस्कृति को अपना रहा है, ठीक है। जो संस्कृतिकरण हो रहा है तो उसमें लोग क्या कर रहे हैं कि अगर बेसिकली देखा जाए तो वो जो संस्कृतियां हैं उच्च जाति की संस्कृतियां, ठीक है, उन चीजों को अपना रहे हैं, अपर कास्ट की जो कल्चर है उसको अपना रहे हैं, ठीक है, और उसका पालन कर रहा है, ठीक है। और संस्कृतिकरण भी भिन्न जाति की संस्कृति और परंपराओं को अपना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है और फिर उसके बाद डिसंस्कृतिकरण इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एक तरह से। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको थोड़ा सा अपने से भी बना करके इसके अंदर लिखना है। ये किताबी लैंग्वेज है तो थोड़ा टफ होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना इजीली आपको समझा पाऊं उतना समझाऊं, ठीक है। बस आपको भी दिमाग लगाना है क्योंकि भाई पूरा आधा साल आपने ये चीज पढ़ लिया है तो आप भी थोड़ा दिमाग लगा करके वीडियो देखिए। बाकी मैं तो अपना 110% दे ही रहा हूँ आपको, उसकी तो टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनजातियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, ठीक है। तो एक तो स्थायी लक्षणों के आधार पर और एक अर्जित लक्षणों के आधार पर। पहला जो जनजातियां होती है, जो हमारी ट्राइब्स होती है, उनके स्थायी लक्षण क्या होते हैं, उनकी भाषा होती है, उनका क्षेत्र होता है, उनकी भौतिक विशेषताएं होती है, उनकी पारिस्थितिकी आवास होता है। इसके आधार पर जो है सो कि जनजातियां जो ट्राइब्स होती है जैसे आदिवासी लोग होते हैं तो उनका जो है कि वर्गीकरण किया गया, क्लासिफाइड किया गया। तो एक हो गया स्थायी लक्षण। दूसरा है अर्जित लक्षण के आधार पर, जिनकी उनका आजीविका का तरीका देखते हैं, कैसे जीवन जीते हैं वो, हिंदू समाज में शामिल होने की सीमा या दोनों का एक संयोजन वगैरह देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस चीज को क्लासिफाइड किया गया। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ आर ट्राइब्स क्लासिफाइड इन इंडिया, ये आपको बताना है। तो एक तो आपका परमानेंट जो चीजें होती है उसके बेसिस पे और एक्वायर्ड जो ट्रेड्स होती है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखना है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा जो सेक्शन बी था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चों सेक्शन सी के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए देखते हैं बच्चों सेक्शन सी के क्वेश्चन आंसर। हम लोग आ गए बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ग भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। मैं आपको एक बार जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिखा देता हूं, ये आप देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर, या सामान्य निर्देश कह लीजिए। इसके अंदर बता रखा है कि जो खंड ग होगा आपका यानी सेक्शन सी होगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 32 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके ये 4 अंक वाले होंगे, ठीक है। 4-4 नंबर वाले आपके ये क्वेश्चन होने वाले, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर 26-27 आपके केस बेस्ड वगैरह क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। इनका आंसर जो आपको लिखना है 4 नंबर वाले क्वेश्चंस का, ये आपको 80 शब्दों के अंदर लिखना है, 80 वर्ड्स के अंदर लिखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इस सेक्शन से रिलेटेड जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस पेपर का 26वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमें कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आपको एक अनुच्छेद दे दिया, एक टाइप का पैसेज कह लीजिए, इसको आपको पढ़ना है और इसी के बेसिस पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे इजीली रीड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलूंगा ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसी के बेसिस पे क्या बोल रहा है कि सही विकल्प का आपको चयन करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर कि शिक्षित होने के लिए क्या होना जरूरी है, तो साक्षर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, यानी लिटरेट कह सकते हैं, होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एजुकेटेड होना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षरता क्या होती है, लिटरेसी एक तरह से क्या होती है, तो पढ़ने और लिखने की क्षमता जब आ जाती है ना तो इसको ही साक्षरता कहते हैं। आप देखेंगे तो समाज में आप कई बार ये चीज सुने होंगे किसी के मुंह से कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, यानी कि ये बंदा साक्षर बंदा है, ये अनपढ़ बंदा है, इसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा होता है यानी साक्षर होता है तो उसको पढ़ना और लिखना आता है, इसकी क्षमता, इसकी कैपेसिटी उसके पास होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन कि जनसंख्या जितनी अधिक साक्षर होगी आजीविका के विकल्प के बारे में उसमें उतनी ही अधिक जागरूकता उत्पन्न होगी और लोग किस प्रकार आधारित अर्थव्यवस्था में उतनी ही अधिक भाग ले सकेंगे। तो ज्ञान आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो भाग ले पाएंगे अगर जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड है तो, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 1 नंबर का कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साक्षरता के स्तरों में काफी सुधार आया है एवं हमारी जनसंख्या का
कितना हिस्सा जो है अब साक्षर है, तो 2/3 हिस्सा जो है ना हमारी जनसंख्या का, हमारी पॉपुलेशन का, वो अब पढ़ा लिखा है यानी कि साक्षर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 26 का ए में बोल रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से ये आपका पैराग्राफ दे रखा है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं और इसी के बेसिस पे जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आपको देने होंगे। सेम जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया वही इंग्लिश में होगा, बस मीडियम बदल जाता है, क्वेश्चन सेम रहता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि चूज द राइट ऑप्शन, यानी कि सही विकल्प का चयन करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज नेसेसरी टू बी एजुकेटेड। तो लिटरेट होना यानी कि साक्षर होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एजुकेटेड होना है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज लिटरेसी। ठीक है, यानी कि साक्षरता क्या है। तो हैविंग द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, यानी जिसके पास पढ़ने लिखने की क्षमता होती है वही साक्षर व्यक्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से पूछ रखा है कि द मोर लिटरेट पॉपुलेशन द मोर अवेयरनेस विल बी जनरेटेड अबाउट द ऑप्शन फॉर लिव, जैसे कि लिवहुड एंड द मोर पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन व्हाट। तो वो है आपका नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के अंदर ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो पार्टिसिपेट कर पाएगी अगर जो है आपका पॉपुलेशन एजुकेटेड है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है कि लिटरेसी लेवल हैव इंप्रूव्ड अ लॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया की बात कर रहा है, एंड व्हाट पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज नाउ लिटरेट। तो 2/3 जो हमारी पॉपुलेशन है, 2/3 जो हमारी आबादी है वो पढ़ी लिखी है आज के टाइम पे। उसके आगे चले तो आपको एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, चॉइस के अंदर एक अथवा दे दिया आपको कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चॉइस दे दिया, अथवा दे दिया। तो इसके अथवा में देखिए क्या दे रखा है कि दी गई सारणी के आधार पर निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने। आपको ये आपको एक सारणी, एक टाइप का टेबल कह लीजिए, ये दे दिया है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आपको देना है। यहाँ पर पहले ही देख लीजिए किस चीज के ऊपर है ये, तो भारत के अंदर जो साक्षरता की दर है, लिटरेसी की जो रेट है हमारी, ठीक है, उसके ऊपर ये वाला सारणी दे रखा है। इसके अंदर आप देखेंगे तो किस वर्ष में कितनी लिटरेसी थी वो बता रखा है, कौन से जो व्यक्ति थे वो कितने थे वो बता रखा है, पुरुष कितने थे, महिलाएं कितनी थी, और साक्षरता दर में पुरुष और महिलाओं के बीच में अंतर कितना था वो बता रखा है। ठीक है, और ये जो सोर्स है, ये जो आपका सारणी लिया गया है, इसका सोर्स है आपका भारत की जनगणना जो हुई थी 2011 के अंदर, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर वही चीज बोल रखा है कि सारणी के आधार पर आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला है कि सारणी में क्या दर्शाया गया, तो भारत में साक्षरता दर जो है उसको दर्शाया गया। यहाँ पर आप देखेंगे भारत की साक्षरता दर, ठीक है, या भारत में साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन की 1981 यानी 1981 में साक्षरता दर में स्त्री पुरुष के बीच का अंतर कितना था, तो 26.6 यानी कि 26.6% था। यहाँ पर आप देख भी पाएंगे 1981 की बात कर रहा है तो यहाँ पर 26.6 है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है कि स्त्रियों की साक्षरता दर में 1991 से 2001 की अवधि में कितनी वृद्धि हुई है, तो 14.9% यानी कि 14.9% के हिसाब से यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नंबर के लिए कि पुरुषों की साक्षरता दर में 1951 से लेकर 2011 तक की अवधि में कितनी वृद्धि हुई है, तो 53.7% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है मेल पॉपुलेशन की लिटरेसी रेशियो के अंदर। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि आंसर द क्वेश्चन से एज इंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेबल, यानी इस टेबल के बेसिस पे आपको जो है सो कि क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द टेबल। ठीक है, यानी कि अभी जो हमने हिंदी में डिस्कस किया सेम वही में इंग्लिश में आ जाएगा आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में आपको ये टेबल दे रखा है, और ये टेबल किसकी ओर इंगित कर रहा है, किसकी ओर पॉइंट आउट कर रहा है, तो लिटरेसी रेट इन इंडिया, यानी कि जो साक्षर लोग हैं भारत के अंदर उसकी ओर इशारा कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज शोन इन द टेबल, तो लिटरेसी रेट इन इंडिया यानी कि भारत में जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या है वो कितनी है उसके बारे में ये टेबल बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन लिटरेसी रेट इन 1981, तो 26.6% जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक नंबर के लिए कि व्हाट वाज द इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स इन द पीरियड फ्रॉम 1991 टू 2001, तो इसका है 14.9, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट of males in the period from 1951 to 2011, तो 53.7 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग आ गए हैं 27 क्वेश्चन के अंदर, 27वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें भी बोला है कि आपको अनुच्छेद पढ़ना है और जो निर्देश दिए गए, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को अटेंड करना है। तो ये आपका जो अनुच्छेद है, ये जो आपका पैसेज है, पैराग्राफ जो भी कह लीजिए, इसको आपको पढ़ना है। पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, इसी के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी का आंसर आपको देना है। ये मत बोलिएगा कि सर कहां से क्वेश्चन ला रहे हो, कहां से आंसर लिख रहे हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसी पैसेज के अंदर से आएगा आपका और उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस आपको जो आपका दे रखा है इसको पढ़ना है और इसी के बेसिस पे अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर भी आपको लिखना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या बता रखा है कि सही विकल्प का चयन करना है आपको, जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन है कि वह जातियां जिन्हें कर्म कांड की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है, उनका स्थान कैसा होता है। जो कर्म कांड की दृष्टि से जिनको अच्छा शुद्ध माना जाता है, तो वो उनका स्थान जो होता है ना, ऊंचा होता है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि इतिहासकारों के अनुसार किन लोगों को निम्न जाति की स्थिति मिली है। तो जो लोग युद्धों में पराजित होते हैं उनको निम्न जाति की स्थिति मिली है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भौतिक शक्ति से क्या तात्पर्य है। तो आर्थिक या सैन्य शक्ति कहा जाता है भौतिक शक्ति को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो आपको ऊपर जो पढ़ने के लिए दे रखा है पैसेज, उसके अंदर से या पैराग्राफ जो दे रखा है उसके अंदर से बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो अतीत के बारे में लिखता है और उसका अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे इतिहासकार कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। आई होप कि आपको हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन समझ में आया। यही क्वेश्चन आपका 27वां क्वेश्चन बच्चों इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा, 27वें का ये कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड, ठीक है, एज डायरेक्टेड। तो यही आपको पैराग्राफ को रीड करना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, और इसके बेसिस पे जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया सेम वही क्वेश्चन होंगे इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। बस आपको जो आंसर लिखना है वो इंग्लिश में लिखना है, क्वेश्चन जो आएगा आपका इंग्लिश में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा जो आपका ये पैराग्राफ है इसको रीड कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आपको वही सही जो ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ द दूज कास्ट्स व्हिच आर कंसीडर प्योर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जैसे कि रिचुअल्स। तो यहाँ पर हाई जो है ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछा है कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस व्हिच पीपल गॉट द स्टेटस ऑफ लो कास्ट, ठीक है, यानी कि जिनको निचली जाति का किनको दर्जा मिला है। तो दोज हु वेयर डिफीटेड इन वॉर, यानी कि जो युद्ध में हार जाते हैं वो निचली जाति के, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय फिजिकल पावर। तो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को हम लोग फिजिकल पावर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू आपका जो पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों कि द वन हु राइट अबाउट द स्टडीज द पास्ट इज कॉल्ड हिस्टोरियंस, इतिहासकार जिसको बोलते हैं। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको एक अथवा देखने को मिलेगा, एक चॉइस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है, वही सेम क्वेश्चन उसी तरह का रहेगा आपका पैटर्न, बस क्वेश्चन बदल जाएगा, मतलब पैटर्न वही रहेगा। तो यहाँ पर 27वें का बी में बोल रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़िए तथा निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, यानी कि जो ये जो पैराग्राफ है इसको आपको पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देना है। तो यहाँ वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा पैराग्राफ रीड कर सकते हैं, इसी के बेसिस पे आप जो क्वेश्चन आंसर है हम उनको डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका ये पैराग्राफ आया हुआ है और इसी के बेसिस पे क्या बोल रहा है कि सही विकल्प का आपको चयन करना है, यानी कि राइट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर क्या बोला है, पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि जाति कैसी संस्था है, ठीक है, तो सामाजिक संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कि 1800 से लेकर 1947 तक के काल को क्या नाम दिया गया। तो औपनिवेशिक काल नाम दिया गया है, ठीक है, जब अंग्रेजों ने एक तरह से हमारे ऊपर राज करके गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहास कब प्रारंभ हुआ। तो 19वीं सदी के अंदर, 19th सेंचुरी के अंदर जो हमारा कह सकते हैं आधुनिक इतिहास है, जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारा, वो जो प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है कि प्राचीन का क्या अर्थ होता है। प्राचीन अगर आपको कोई बोलता है तो उसका अर्थ क्या होता है, नया, सुंदर या बड़ा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपको पुराना, प्राचीन का मतलब पुराना, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ रीड करना है जिसके अंदर आपको सारी चीजें बता रखी है। अब इसी के बेसिस पे वही हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया था, बस आपका मीडियम बदल जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज कास्ट। तो यहाँ पर जो है सोशल जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर
कि व्हाट वाज द नेम गिवन टू द पीरियड फ्रॉम 1800 टू 1947। ठीक है, तो ये जो पीरियड था इसको क्या बोला जाता है, तो इसको कॉलोनियल पीरियड भी बोला जाता है, जब हमें वो उपनिवेश एक तरह से हमारे ऊपर वो राज कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अंग्रेज लोग, हमारे ऊपर ही नहीं बहुत सारे देशों के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हेन डिड जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री बिगिन, तो जो 19th सेंचुरी था इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री जो था वो स्टार्ट हुआ था, बिगिन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज मीन्ड बाय एंशिएंट। ठीक है, यानी कि अगर कोई एंशिएंट बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन देखिए बच्चों, 28वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्न का अर्थ बताइए, यानी कि ये जो आपको शब्द दे रखे हैं, वर्ड्स दे रखे हैं ना, इनका मतलब बताना है आपको कि इनका मतलब होता क्या है। ठीक है, जैसे कि पहला है पूर्वाग्रह, दूसरा है आपका रूढ़ धारणा, तीसरा है भेदभाव और चौथा है अनादर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनका अर्थ क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति को बिना देखे, बिना समझे, बिना तोले मोले उसके बारे में सही गलत जो है सो कि कोई भी धारणा कायम कर लेना, जो है ये पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, और दूसरा है हमारा रूढ़ धारणाएं क्या कहलाती है, तो किसी भी सामाजिक या समूह जैसे किसी धर्म या जाति के बारे में आम जनता के जो मन के पारस्परिक रूप से घर कर जाता है ना, इसी को हम लोग रूढ़ धारणा जो है वो कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका भेदभाव क्या होता है, तो भेदभाव क्या होता है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी कि गैर बराबरी को दिखाता है कि भाई तू मेरे से छोटा है, मैं तेरे से ऊंचा हूं, इस तरह से जो भेदभाव किया जाता है ना वो होता है आपका। अगला है आपका यहाँ पर शब्द दे रखा है अनादर। अनादर क्या होता है, एक प्रकार से किसी का अपमान करना कह सकते हैं आप। जैसे कभी क्या होता है कि आप अपने, अगर आप घर में बड़े हो, ठीक है, तो आप देखे होंगे कि आप अपने छोटे भाई को तुरंत बोलते हैं एक चाटा मार के चल पानी लेके आ। ठीक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चल पानी लेके आ जल्दी, नहीं ला रहा है तो एक लात भी मार दिया, जा पानी लेके आ जल्दी से। ठीक है, ऐसा मैंने कई जगह देखा है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ फनी वे में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ऐसे बोलते हैं, एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, अपने भाई का अनादर कर रहे हैं, छोटे भाई का। ठीक है, या छोटी बहन भी हो सकती है, तो छोटे भाई या छोटी बहन इस चीज को लेते तो है कि भाई एक दिन इससे बदला लूंगा। ठीक है, लेकिन वो बड़े होते होते वो भी समझ जाते हैं कि भाई मेरी भलाई के लिए ही बोल रहा था, वो बड़ा है तो उसका हक बनता है इस चीज का। ठीक है, तो एक तरह से वहां पर अनादर किया जा रहा है, तो वही होता है अनादर। ये समाज में भी आप देखेंगे कई लोग दूसरे की बेइज्जती करते हैं, अनादर करते हैं। ठीक है, कई अभद्र भाषा वगैरह का भी प्रयोग करते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये अनादर आप समझ सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका मीनिंग बताना है, ये जो पूछा हुआ है, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के अंदर आपको एक अथवा वाला क्वेश्चन दे दिया, एक चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अब इसके चॉइस में देखिए बच्चों किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पर कि राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए समाज सुधार आंदोलनों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो राजा राम मोहन राय जी जो थे, उन्होंने समाज को सुधारने के लिए क्या क्या आंदोलन किए और उनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए, राजा राम मोहन राय जी ने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया था। यानी जो छुआछूत होता है, अनटचेबिलिटी होता है, अंधविश्वास जो फैला होता है, जो नशीला पदार्थ होता है, कोई सा भी नशीला पदार्थ ले लीजिए, तो ये सब जो इस्तेमाल किया जाता है, इसको प्रयोग में लाया जाता है, इसके खिलाफ अभियान चलाया था कि ये चीजें गलत है। उन्होंने बाल विवाह जो होता है, जो कम उम्र में बच्चियों की शादी कर देते थे, बहु विवाह जो होता है, महिलाओं की निरक्षरता यानी कि महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती है और उनके खिलाफ जो विविधताएं देखने को मिलती है, इन पर भी जो है प्रहार किया और जो है इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं समाज में सुधार करने की कोशिश की। उन्होंने उस समय हिंदू समाज की कथित बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो उस समय यानी कि पुराने टाइम की बात बता रहा है, उस टाइम पे जो हिंदू समाज के अंदर जो बुराइयां थी ना, तो उसको खत्म करने के लिए उन लोगों वो जो है लड़े थे। ठीक है, लोगों से, समाज से एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कैरिड आउट बाय राजा राम मोहन राय। तो इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 29वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु क्यों होते हैं। जो स्टेट होते हैं ना, वो सांस्कृतिक विविधता यानी कि जो उसके राज्य के अंदर या कह लीजिए देश के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर कह लीजिए, संस्कृति के अंदर आप देखेंगे तो विविधता देखने को मिलेगा। कोई आदमी कोई और संस्कृति का पालन कर रहा है, कोई आदमी कोई और संस्कृति सभ्यता का पालन कर रहा है, तो इसको लेकर के वो शंकालु क्यों होते हैं राज्य। ठीक है, राज्यों को डर लगता है कि वो विभिन्न सांस्कृतिक रूप से विभिन्न पहचान जैसे भाषा, जातीय, धर्म की मान्यता सामाजिक विखंडन को बढ़ावा देगी और एक सामान्य
जैसे कि पूर्ण समाज के निर्माण को रोक देगी। साथ ही विखंडन के डर के अलावा इन मतभेदों को समायोजित करना राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है, तो यानी कि राज्यों को डर लगता है कि भाई हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो टूट न जाए, वो अपने अलग अलग क्षेत्रों की मांग न करने लग जाए कि भाई हमारी भाषा, हमारी जो संस्कृति है वो अलग है, तो हमें अलग जो है सो कि जगह बना दो हमारा। तो इसको लेकर के जो राज्य होते हैं ना वो थोड़े डरे हुए रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना था, राज्य अक्सर जो है सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में शंकालु क्यों होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इनको एक्सप्लेन कर करके लिखना है 80 वर्ड्स के अंदर, ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाई स्टेट्स ऑफ्टन जो है सो कि स्केप्टिकल अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। उसके आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन कि आज नागरिक समाज संगठनों की क्या प्रासंगिकताएं हैं। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टुडे। ठीक है, यानी कि जो नागरिक समाज संगठन होते हैं उनकी क्या भूमिका है। तो देखिए, गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं का समुच्चय जो नागरिकों के हितों और इच्छा को प्रकट करता है। एक समाज में व्यक्ति और संगठन जो सरकार से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप थोड़ा सा आंसर ऐड कर सकते हैं एनसीईआरटी को आधार बना करके। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से टुडे। ठीक है, तो आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में इस टाइप से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। उसके आगे अगर मैं चलूं तो अगला क्वेश्चन देखिए, 31वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों ने क्या ऐसी भूमिका निभाई थी। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य जब था हमारे देश में, जब अंग्रेज शासन किया करते थे, तो उस टाइम पे जो नगर हुआ करते थे, सिटीज हुआ करती थी, उन्होंने आप देखेंगे तो इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, अगर हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या जो है सो कि अपनी रोल प्ले किया था या क्या जो है यहाँ पर भूमिका निभाई थी। तो देखेंगे जो हमारा भारत है उसके अंदर अलग अलग नगरों ने अलग अलग भूमिका निभाई, जैसे कि मुंबई देखेंगे, कोलकाता देखेंगे, चेन्नई देखेंगे, ये क्या है, तटीय शहर है। ठीक है, तटीय मतलब समुद्र से लगे हुए हैं, इनको प्राथमिकता दी गई थी। यानी कि जब ब्रिटिश लोग आए तो यहाँ पर व्यापार वगैरह करने के लिए ज्यादातर सोचे, क्यों, क्योंकि ये समुद्र से लगे हुए हैं, ताकि समुद्र से जो लगा हुआ रहता है ना, कोई भी राज्य हो गया या कोई देश हो गया, ठीक है, तो वहां पर आसानी से व्यापार किया जा सकता है समुद्र मार्ग से। ठीक है, तो इसको इन्हीं जो है सो कि जगहों को प्राथमिकता दी गई थी, इन सिटीज को, इन नगरों को, मुंबई को, कोलकाता को और चेन्नई को। ठीक है, ये तटीय शहरों की श्रेणी में आते थे, इनको प्राथमिक यानी कि कह सकते हैं फर्स्ट कैटेगरी के अंदर रखा गया था। और प्राथमिक वस्तुओं का आसानी से निर्यात किया जा सकता था और जो है निर्मित वस्तुओं का सस्ते में आयात भी किया जा सकता था। यानी कि अगर कोई माल बेचना है यहाँ से तो इसको बेचा भी जा सकता है, यहाँ से दूसरी जगह भेजा भी जा सकता है, और दूसरी जगह से खरीदना है सस्ते में तो चीप कॉस्ट के अंदर जो है खरीदा जा सकता था इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट रोल डिड सिटीज प्ले इन द इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंसेस वाज गिवन टू कोस्टल सिटीज लाइक मुंबई, इनको प्रेफरेंस दिया गया, कोलकाता एंड चेन्नई वगैरह को, वेयर प्राइमरी गुड कुड बी इजीली एक्सपोर्टेड एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कुड बी इंपोर्टेड चीपली। ठीक है, यानी कि जिनको एक्सपोर्ट सामानों को भेजा जा सकता है, यहाँ से बेचेंगे अगर तो यहाँ से भेज सकते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, जो सस्ते दामों पे इंपोर्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ब्रिटिश औद्योगिकीकरण का भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण किस प्रकार हुआ। ठीक है, यानी ब्रिटिश औद्योगिकीकरण जब हुआ, हाउ डिड ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू इंडस्ट्रियल जैसे कि इरोजन इन सम एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत के अंदर देखेंगे तो कैसे उद्योगों को नुकसान हुआ ब्रिटिश औद्योगिकीकरण के कारण। यानी कि ब्रिटिश जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, आपका औद्योगिकीकरण हो रहा था, तो उसके आधार पर तो देखेंगे क्या हुआ कि भारत के उत्पाद एवं निर्माण में गिरावट देखने को मिली। ठीक है, परंपरागत रेशम और कपास उत्पादन निर्यात में कमी आई क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था और इस उद्योग को बहुत ज्यादा हानि हुई। हथकरघा उद्योग जो होता है उसको भी बहुत ज्यादा हानि हुई, नुकसान सहने को मिला। ठीक है, भारत के पुराने परंपरागत नगरीय केंद्रों का पतन देखने को मिला। ठीक है, साथ ही साथ जो राजसभाओं का विघटन होने लगा और उसके साथ साथ संरक्षण में कार्यरत कारीगर, जो कलाकार और कुलीन लोगों का पतन भी देखने को मिला और भारतीय कारीगरों का कृषि की ओर पलायन होने लगा, क्योंकि उनके पास तो कोई काम बचा नहीं, तो वो सोचे यार काम बचा ही नहीं है, चलो पलायन कर जाते हैं, हम लोग फिर से खेती करने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमें ब्रिटिश औद्योगिकीकरण का भारत के कुछ क्षेत्रों पर औद्योगिक क्षरण एक तरह से देख सकते हैं आप, इरोजन देखने को मिला। ठीक है, इरोजन
तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा कि हाउ डिड ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू इंडस्ट्रियल इरोजन इन सम एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस टाइप से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं बच्चों। तो ये था आपका बच्चों सेक्शन सी पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। इसके बाद रह जाता है आपका सेक्शन डी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, खंड घ भी जिसको आप बोलते हैं, जिसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपसे पूछे जाएंगे 6-6 नंबर वाले। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसका पार्ट 2 लाऊंगा मैं आपके लिए। इसके अंदर हम लोग सेक्शन डी करने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर 6-6 नंबर के क्वेश्चन है। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।